हाँ, तो लेट अस स्टार्ट। आज जो मुझे कहा गया है लेक्चर देने के लिए, तो उसका कैप्शन ये मान के हम लोग चलें कि सिनॉप्सिस को कैसे लिखा जाता है, यानी उसका फ्रेमवर्क क्या होता है, इसी पर में हमको आप लोगों को बताना है। सबसे पहले तो जिस विषय का आप सिलेक्शन करते हैं कि इस पर में मुझे रिसर्च करना है, तो पहले सिनॉप्सिस में एक इंट्रोडक्शन होता है जो उस विषय के बारे में बहुत ही प्रिसाइज एक स्केच बनाया जाता है कि इसका ओरिजिन कहाँ है, इस पर क्या सब वर्क हुए हैं, ये समाज के लिए क्यों जरूरी है, वगैरह वगैरह। एक पैराग्राफ जो मैक्सिमम 200 वर्ड्स का हो, उसमें आपको इसके बारे में लिखना है। दैट इज इंट्रोडक्शन। ये फर्स्ट एस्पेक्ट होता है सिनॉप्सिस राइटिंग का। दूसरा आप देखते होंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो ऐसा नहीं है कि उस विषय पर केवल आप ही शोध करने जा रहे हैं, उससे पहले भी लोगों ने शोध किया होगा, तो उन सारे जो शोध इस पर हुए हैं, कम से कम उसका ज्ञान आपको होना चाहिए और उसके बारे में रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिखना चाहिए कि इस विषय पर में अमुक 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 व्यक्ति ने इस ईस्वी में शोध किया था, जिसमें उन लोगों का ये एस्पेक्ट था। यानी एक पैराग्राफ आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर में लिखना है कि इसके संबंध में, इस विषय के संबंध में और क्या सब वर्क हुए हैं, और उनको उनकी जानकारी आपको अपने सिनॉप्सिस में देना है। ये दूसरा चरण होता है सिनॉप्सिस लिखने का। ठीक है। और खास करके इस एस्पेक्ट में जो आप लिखिएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो वैसे लिटरेचर के बारे में आपको लिखना है जो आपके व्यू पॉइंट से मिलता जुलता हो, उनके बारे में लिखना है कि ये हम जो करने जा रहे हैं इस पर दूसरे लोगों ने किया है। अब तीसरा एस्पेक्ट इसका होता है कि व्हाट इज जस्टिफिकेशन ऑफ योर रिसर्च वर्क, यानी रैशनल क्या है इसका। इसके बारे में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपका रिसर्च वर्क का क्या सिग्निफिकेंस है फॉर द सोसाइटी, फॉर द पॉलिसी मेकर्स, फॉर द रिसर्चर, फॉर टीचर्स। आप जो करने जा रहे हैं, जिस चीज को शोध करके आप स्थापित करना चाहते हैं, वह क्या, इसका क्या सिग्निफिकेंस, ये कहाँ तक लाभकारी होगा, जो गवर्नमेंट के लिए या सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल के लिए, रिसर्चर के लिए, टीचर्स के लिए। ये रैशनल आपको स्थापित करना होगा उसी सिनॉप्सिस के तीसरे एस्पेक्ट में। फिर चौथा एस्पेक्ट इसका होता है कि आपको ये दिखाना होगा कि भाई ठीक है, इस पर में जब बहुत सारा वर्क हो गया है, तो आप क्या करना चाहते हैं इस पर, आप इसको क्यों सेलेक्ट किए। तो इसमें 4 व्यू इमर्ज करता है। आप जब देखेंगे तो 4 चीज आपको लगेगा। पहला आएगा कि बहुत सारे वर्क इस पर में किए जा चुके हैं, लेकिन आपका रिसर्च जो है वो उस वर्क से भिन्न है, जिन लोगों ने किया है उससे भिन्न है आपका रिसर्च। जिस एस्पेक्ट को आप टेकअप करना चाहते हैं वो पूर्व में जिन लोगों ने किया है, उस एस्पेक्ट पर में उनका काम नहीं हुआ है। एक तो ये आप स्थापित कर सकते हैं। दूसरी स्थिति ये होगी कि किसी ने इस पर में काम किया ही नहीं है, इसलिए मेरा वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम हम इसको टेकअप किए हैं और इसको करने जा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो इस बात को आपको इलैबोरेट करके लिखना होगा। तीसरी स्थिति ये होती है कि आपका वर्क जो है वो डिफरेंट डायमेंशंस का है। हम इस पर कर रहे हैं, लेकिन दिस इज कनेक्टेड विथ मेनी अदर डायमेंशंस, जो डिफरेंट चीज को एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, उसको हम खोज करके स्थापित करना चाहते हैं। ये बात अगर है तो आप अपने उस पैराग्राफ में इसी बात पर में, इसी प्रिंसिपल को आप इलैबोरेट करेंगे। और तीसरी बात यह है कि
नेक्स्ट जो पॉइंट अगर व्यू आप चाहते हैं तो चौथी बात इसको आप लिख सकते हैं कि यह अनटच्ड रहा है, सोशल साइंस हो या साइंस हो या लिटरेचर हो, अनटच्ड विषय, इस पर में कहीं पर कोई मटेरियल नहीं बन पा रहा है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण शोध है जिसको करने से बहुत सारे फायदा होंगे समाज के लिए और गवर्नमेंट के लिए। तो अनटच्ड है, बहुत सारा ऐसा है। जैसे उस दिन मैंने जब क्लास लिया था तो मैंने कहा था कि जो हॉकर्स है उसकी जो समस्या है उस पर में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट वर्क्स ही नहीं हुआ है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हॉकर्स की जो समस्याएं हैं, कहाँ रहता है, क्या खाता है, कहाँ ठहरता है, कितना इनकम है, कैसे उसका नेक्स्ट जनरेशन का लालन पालन हो सकेगा, गवर्नमेंट उसके लिए क्या सिक्योरिटी देती है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसा जो अनटच्ड एरिया है, अगर ऐसा एरिया आपको है, आपका जो विषय है वो है, तो उसको आप इलेबोरेट कर सकते हैं। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या उद्देश्य है। ये इन बातों को लिखना है कि आपको ये लिखना पड़ेगा कि मेरा उद्देश्य यह है कि हम इस चीज को खोज करके हम स्थापित करें, हम अपने हाइपोथेसिस को प्रमाणित करें, जो एक कंक्लूजन मेरा आएगा वो एक बहुत ही मार्वेलस चीज होगा, जो पॉलिसी मेकर है उनके लिए, जो रिसर्चर है उनके लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको, जो हम अमुक चीज का अध्ययन करने जा रहे हैं और मेरा उद्देश्य है कि इस अध्ययन से ये लाभ होने जा रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है सिनॉप्सिस राइटिंग का। अब तीसरा नेक्स्ट पॉइंट, जो पांचवा पॉइंट होता है, वो होता है रिसर्च क्वेश्चन, कि आप जो करने जा रहे हैं आपके दिमाग में ही तरह तरह का प्रश्न उठना चाहिए और उठता है कि हम क्या आखिर किस चीज को इलेबोरेट करें, क्या प्रश्न आपके दिमाग में है। जैसे किसी एक एग्जाम्पल को लीजिए कि जैसे हॉकर्स का मैंने एग्जाम्पल दिया है, या उस दिन मैंने हटिया का एग्जाम्पल दिया, फिर उस दिन मैंने दिया था एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन का, जिसमें मैंने बताया था कि एक तरफा रिसर्च हो रहा है, जो जो होना चाहिए, जो पॉजिटिव साइड है उसके आधार पर में क्या हम डेवलप कर चुके हैं, क्या समाज में बदलाव आया है, क्या महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, ये एस्पेक्ट नहीं अभी तक टच हो रहा है। तो आपके दिमाग में रिसर्च क्वेश्चन आना चाहिए कि मान लीजिए कि डिस्पाइट सेवरल judicial pronouncements and government sponsored schemes and the empowerment of women in political structure at the rural grassroots level, फिर ये क्यों नहीं, जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं या महिलाओं की स्थिति में सुधार है, क्यों नहीं हो रहा, ये दिस क्यों इज ए क्वेश्चन, यही रिसर्च का क्वेश्चन है और इसी को आपको खोज निकालना है। तो ये आप एक रिसर्च क्वेश्चन होता है जिसको सिनॉप्सिस में आपको अपने 5वां पैराग्राफ में इस बात को लिखना होगा। उसके बाद होता है मेथड्स। अब अपने हाइपोथेसिस उस क्यों को खोजने के लिए आप जो मेथड्स अप्लाई करेंगे, उस मेथड्स का इंपॉर्टेंस होता है कि आपको सही सही जगह तक, आपके निष्कर्ष तक पहुंचा दे। बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर कटिहार से पूर्णिया जाना है, मैं लेमैन की तरह बता रहा हूँ, तो 10 तरह का रास्ता है। एक तो है मेन रोड से जा सकते हैं, दूसरा है गेराबारी होके जा सकते हैं, तीसरा है हसनगंज होके जा सकते हैं, चौथा है सोनौली होके जा सकते हैं। उद्देश्य पूर्णिया पहुंचना है, लेकिन रास्ते बहुत हैं। लेकिन प्रॉपर रास्ता कौन है? ये मेथड्स आपको अपने निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, अपने जो उद्देश्य आपने हाइपोथेसिस जो आप रखा है उसको पहुंचने के लिए आपको मेथड्स डिसाइड करना पड़ेगा, जिसको हम लोग रिसर्च मेथड्स कहते हैं। वो डिफर करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, वो डिफर करता है कि आप किस, बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम सभी ने उस दिन भी डिस्कस किया। एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ऑब्जर्वेशनल मेथड है, उसके बाद इंपिरिकल मेथड है, नॉर्मेटिव मेथड है। किस मेथड के तहत आप अपना ये अंदाजा लगाएंगे कि हम अपने निष्कर्ष तक सही सही रूप में पहुंच सकते हैं, सच्चाई के करीब पहुंच सकते हैं।
इसीलिए रिसर्च मेथड्स आपको लिखना है अपने सिनॉप्सिस में कि दिस मेथड्स विल बी अप्लाइड टू कलेक्ट डाटा, will be applied to analyze and examine the issues। इस चीज को एक पैराग्राफ में आपको लिखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रिसर्च मेथड्स। उसमें आपको जो देखना है कि उस मेथड्स में क्वेश्चनेयर है, इंटरव्यू है, सैम्पलिंग है, अन्य तरह सर्वे है, ये सारे मेथड्स के बारे में जिक्र करना है। अगर आप इसमें से 3 मेथड्स ले रहे हैं तो आप इसको उस पैराग्राफ में लिखेंगे कि बाय द रिसर्च मेथड्स फॉर कंडक्ट ऑफ दिस टॉपिक शैल बी फल्ला 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 फल्ला। ये आपको लिखना पड़ेगा रिसर्च मेथड्स सिनॉप्सिस में। उसके बाद आप चलिए डाटा। डाटा भी जो आपका सही डाटा है उसी का कलेक्शन होना चाहिए। आप जब फील्ड में उतरेंगे तो बहुत तरह की बात होगी, बहुत तरह की समस्याएं हैं, बहुत तरह का क्वेश्चन बनेगा। उससे नहीं मतलब है। उस क्वेश्चंस को जरूर पुटअप कीजिए अपने क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए, लेकिन आपके दिमाग में जो इशू है उससे रिलेटेड डाटा। आप डायरेक्ट अगर किसी को पूछने जाएंगे, मान लीजिए कि ट्राइबल सोसाइटी में महिलाओं का जो एजुकेशन है उसकी स्थिति बहुत खराब है, तो आप डायरेक्ट पूछोगे तो बहुत आदमी बहुत तरह से नहीं देगा। तो इसलिए लोग घुमा के 2-3 क्वेश्चन अलग बना करके जो एक रैपो बने जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, और रैपो बनने के क्रम में ही बीच में ये क्वेश्चन आपको पूछना होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी होता है। अदरवाइज आपको नहीं, सब किसी को कुछ पूछने पर में वो जवाब नहीं देते हैं। उनको तरह तरह का, चूंकि वो लोग इग्नोरेंट हैं, इलिटरेट होते हैं, तो वो आपको बता नहीं पाएंगे कि उनके दिमाग में बहुत तरह की शंकाएं उठती। इसीलिए 6-7 क्वेश्चन में से 4 हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 7 पूछना है। जो रैपो बने उसके बाद वो सही बात आपको बताएगा। तो ये डाटा कलेक्शन का मेथड होता है। इंटरव्यू का ये स्ट्रेटजी होता है। क्वेश्चनेयर, तरह तरह का क्वेश्चनेयर होता है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछोगी नहीं बताएगा, जब उसमें पूछा जाता है आप क्या करते हैं, आपका कितना उम्र है, कितने बच्चे हैं, क्या वो लोग पढ़ते हैं या नहीं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है, तो उसमें से आपको अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो ये डाटा कलेक्शन इज अनदर एस्पेक्ट कि आप थीसिस में जब मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे, सॉरी सिनॉप्सिस में, जो ये इस मेथड्स को हम अडॉप्ट करेंगे, ये मेथड हमारे सिनॉप्सिस का आधार होगा, हाइपोथेसिस का आधार होगा, और इसके माध्यम से हम अपने निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो उसी क्रम में डाटा कलेक्शंस के बारे में भी आपको देना है। 2 तरह का सोर्स होता है, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट इंटरव्यू, सर्वे वगैरह लेता है तो दैट इज प्राइमरी सोर्स। जब हम बुक्स कंसल्ट करते हैं तो वो सेकेंडरी सोर्स होता है। तो आजकल का जो रिसर्च का वैल्यू है यूजीसी के नजर में या यूनिवर्सिटी सबको भी, तो वो आपको प्राइमरी जो है आपका सोर्स, उसका वैल्यू ज्यादा है। और जब भी आप प्राइमरी सोर्स को अडॉप्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सब्जेक्ट जो है थीसिस का, वो कुछ ऐसा होगा जो किताबों में बहुत कम जिक्र होगा, व्यू मिलेगा, लेकिन उसमें उससे आपको बहुत हेल्प नहीं होगा। और आप जो फील्ड में जा करके या अपने से शोध करके लिखेंगे तो वो मौलिक वर्क होगा, और उससे बेनिफिट्स होता है समाज को, उससे बेनिफिट्स होगा स्टूडेंट को, उससे बेनिफिट्स टीचर्स को होता है। बहुत एरिया ऐसा पड़ा हुआ है जिस पर काम नहीं हो पाता है, और लोग जो है जहां तहां से मटेरियल लेकर के, तो जैसा आप जानते हैं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय ये जो ट्रेडिशनल मोड में लोग करते थे उसके विरोध में है। जो भी वर्क हो, आपका थीसिस 160-70 पेज का ही हो, 150 पेज का ही हो, जरूरी नहीं है 300 पेज का, लेकिन वो मौलिक वर्क होना चाहिए। चाहे वो साइंस का हो या आर्ट्स का हो, ह्यूमैनिटीज का हो, लिटरेचर का, किसी भी विषय में उसको मौलिकता आप दें तो आपको अपने भी संतुष्टि मिलेगी कि नहीं नहीं, हमने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, और इसका आपको इंटरव्यू में बहुत बेनिफिट मिलता है।
बहुत बेनिफिट मिलता है और लोग समझते हैं कि नहीं नहीं, निश्चित रूप से इसने फील्ड वर्क किया है और इसने जो किया है वो नया टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है समाज का। इसीलिए ये मैंने आपको 7 पैरामीटर्स बताया कि सिनॉप्सिस राइटअप होना चाहिए और लास्ट में रेफरेंस, जिस किताब को, जिस जर्नल, जिस आर्टिकल को आपने संपर्क किया है, अपने व्यू से मिलते हुए चीज को ही आप पढ़ेंगे, तो उसको आप लास्ट में रेफरेंस में कोट कर दीजिए। और कोट कर देना है कि हमने जिस किताब से लिया उस राइटर का नाम, पहले उसका जो है टाइटल, जैसे है कोई पीके सिंह, तो सिंह आएगा, कॉमा होगा, पीके आएगा, फिर ब्रैकेट में जिस साल में उनकी छपी है वो साल दीजिएगा, उसके बाद उस आर्टिकल का नाम दीजिएगा या चैप्टर का नाम दीजिएगा, फिर वो जर्नल का नाम होगा, कौन वॉल्यूम है, किस साल छपी है वो जर्नल, कहाँ से छपी है और किस पेज को आपने पढ़ा है, ऐसे लिखा जाता है। तो सिनॉप्सिस के अंत में ये रेफरेंसेस होना चाहिए। तो जो आपके सिनॉप्सिस को देखेंगे तो वो देखेंगे कि नहीं, इसका रेफरेंसेस दिया हुआ है, इसने इसको खोज करके अपने व्यू पॉइंट से मिला करके इसको कोट किया है। तो ये मौलिक बातें हैं जो सिनॉप्सिस लिखने के लिए मुझे कहा गया था कि इस पर एक एस्पेक्ट आप बता दीजिए। तो ये 7 पैरामीटर्स हम आपको बताया। इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैंने कहा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बाद रैशनल, क्या जस्टिफिकेशन है, औचित्यता क्या है आपका इस विषय को चुनने। जब आप लेक्चरशिप के इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो सबसे या अभी जब पीएचडी आप सबमिट करेंगे और इंटरव्यू होगा, तो 90% केस में पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपने इस विषय को क्यों चुना। तो वो सिनॉप्सिस में ही लिखा जाता है, तो हम इसलिए चुन रहे हैं। फिर मैंने बताया कि जो लिस्ट ऑफ रिसर्च है, जो रिसर्च इस सब्जेक्ट पर किया गया है वो एस्पेक्ट, नहीं किया गया है वो एस्पेक्ट, कम किया गया है उस बात को, और आपका अपना बात जो ऐसे ऐसे इसमें इतना कम, इतना बेसी या नहीं किया गया है, लेकिन मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं, इसमें मैं इन सब चीजों को पॉइंट आउट। सेंटर स्टेज ऑफ माई एनालिसिस shall be this, which we don't find in the previous literature, previous work which has been done on this same subject. So dimensional difference है, approach का difference है, methods का difference है. That is why my synopsis is very relevant to the modern society, useful for policy makers वगैरह वगैरह। इसी रूप में आपको सिनॉप्सिस लिखना है और अपने लिख करके अपने हेड से आप लोग जरूर उसको दिखाइए। फिर हमसे अगर कभी और क्वेरी करना हो तो हम भी उसको देख करके आपको बता सकते हैं। अभी फेलोशिप देने की बात है, यही सब चीज देखा जाएगा कि किसने राइटअप ठीक लिखा है, किस स्टूडेंट का जो है ये सब बढ़िया है, सिनॉप्सिस का जो फ्रेमवर्क है उसमें लिखा है, सारा चीज आ गया है, तो वैसे सिनॉप्सिस को कंसीडर किया जाएगा। यही मेरा प्रिसाइज नोट्स है।